नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पूर्वांचल के बाद यूपी का दंगल अब पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ चला है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत ने 2022 के चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का खुला ऐलान किया है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी खुद यहां मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में डेरा जमाए हुए हैं और मेरठ के खिलाड़ियों का सम्मान करने वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेरठ को स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय देने की बात भी कही। वहीं किसान आंदोलन से मजबूत हुई आरएलडी से हाथ मिलाने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कश्यप सम्मेलन के जरिए सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद तेज करी है। किसान और जाटों के वोट को मनाने में जहां बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो फिर वहीं विपक्ष के पैतरों से भी बीजेपी पर फर्क पड़ना अब शुरू हो गया है, क्योंकि 22 के दंगल में पश्चिमी यूपी में किसका राज होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सवाल तो बनता है में आज हम बात करेंगे कि बीजेपी क्या फिर से धर्म का रास्ता अपनाएगी। आरएलडी के सहयोग से सपा क्या पश्चिमी यूपी को अपना गढ़ बना पाएगी, और क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होगा, और क्या पश्चिमांचल में बीजेपी झंडा फहरा पाएगी, इस पर सवाल तो बनता है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना एक वर्चस्व है, और पिछली बार आपने यानी कि 2017 के विधानसभा चुनावों में देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन सफलता मिली थी। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों को यहां पर चारों खाने चित्त भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। लेकिन अब चूंकि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप जानते हैं कि किसानों के लिहाज से या गन्ना बेल्ट के लिहाज से आप देखें तो यहां पर किसानों का अच्छा खासा वर्चस्व है। और ऐसे में ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का इफेक्ट कितना पड़ेगा यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन यह तय है कि हां, इस आंदोलन की वजह से मुसीबतें और चुनौतियां दोनों बढ़ी हुई हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की, और विपक्ष जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर एक बार फिर से लामबंद होता हुआ दिख रहा है, उससे अब ये चुनौतियां कितनी और ज्यादा मजबूत होंगी, कितनी और ज्यादा बढ़ेंगी, और उसकी काट कैसे भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने जो राजनीतिक समीकरण है उनको भी साध रही हैं, साथ ही साथ जो वहां का भी जातिगत समीकरण है या फिर वहां पर जो लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं उन सब पर फोकस करती हुई इस समय राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। और अब देखना यह है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसका वर्चस्व नजर आता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसका वर्चस्व रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका को किस तरह से निभाते हुए किसको इस बार ये कह सकते हैं कि अपेक्षित सफलता दिलाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रोहित अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत। और प्रियंक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंक पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को उनके साथ भी हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रियंक जी, मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हम लोग देखते हैं तो साफ तौर पे नजर आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं, या इस बार जिस तरह से किसान आंदोलन समेत कई फैक्टर जो वहां पर काम कर रहे हैं, क्या चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लग रहा है कि बढ़ी हुई है? देखिए आयुष जी, हमने लगातार काम किया है, पूरे 5 वर्ष हमने काम किया है, और इस काम करने का असर ये रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार हमको आशीर्वाद दे रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वांचल, कुछ भी हर जगह पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जनता हमें लगातार आशीर्वाद दे रही है। और रही बात किसानों की, किसानों के मुद्दे पर जितना काम हमने किया शायद ही पिछले कई दशकों में किसी सरकार ने किया हो। और लगभग मैं आपको बता दूं कि जो हमने सरकार बनाने के पहले ही कैबिनेट में हमने 36,500 करोड़ की ऋण माफी करके ये साबित करके दिखाया है, और जिससे लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित किया है।
आज गन्ना गन्ना बेल्ट की बात आप कर लीजिए। गन्ना किसानों के लिए आप लगातार देखिए, पूर्व की सरकारें चीनी मिलें बेचा करती थी, उसके बारे में कोई सोचती नहीं थी। हम लोगों ने नई चीनी मिलें लगाई, उनकी आधुनिकीकरण किया, और गन्ना किसान के भुगतान का मुद्दा उठाकर देख लीजिए, लगातार पीछे की 2 सरकारों ने गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे पे गन्ना किसान दर बदर भटक रहे थे। और पिछली सरकार 29,000 करोड़ का बकाया छोड़कर गई थी, हमारी सरकार ने 29,000 करोड़ का वो भी बकाया। चलिए, लेकिन प्रियंक जी, अब आपने चुटनी गन्ना किसानों का जिक्र किया है तो 2 सवाल है मेरे। बकाया भुगतान प्रियंक जी, 2 सवाल है। एक तो क्या पूरा भुगतान आपने किया अभी तक, ये मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आपने अभी भी भुगतान नहीं किया। दूसरा यह है कि गन्ना किसानों का जब आप जिक्र करते हैं तो आपके मैनिफेस्टो के अंदर आपने कहा कि आप 450 तक ले जाएंगे एफआरपी को, जो कि आपने नहीं किया, ना कि आप बढ़ा पाए उसको। थोड़ा बहुत भले ही आपने उसके अंदर जो है ऐड भले किया हो। ये दोनों ही फैक्टर तो कम से कम काम करेंगे अगर आप किसान आंदोलन को भी नकार रहे हो, क्योंकि यही तो बेस है वहां का। कैसे इन किसानों को आप कन्विंस करेंगे प्रियंक जी? आइए आयुष जी, यही तो हमारी, मैं आपको अपनी नीतियों से अवगत कराना चाहता हूं कि पुरानी सरकारों ने इतनी व्यवस्थाओं को जर्जर कर दिया था, हमें उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करना था और हमने लगातार उसको ठीक किया। मैं बताया आपसे मैंने कि चीनी मिलों का आधुनिकीकरण हम लोगों ने कराया, नई चीनी मिलों की स्थापना कराई, और उसके बाद खांडसारी यूनिटों के लाइसेंस दिए, नई खांडसारी यूनिटें लगी, जिसका कारण है, आप बताइए मुझे कि आज देश में हम नंबर 1 गन्ना उत्पादन के राज्य बन गए हैं। क्यों? गन्ना की जोत बढ़ गई, गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ गया। क्यों? वो हमारी नीतियों की वजह से। और आयुष जी, गन्ना किसानों का भुगतान जितना हमारी सरकार ने किया है, आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश की आप मुझे बता दीजिए कि किस सरकार ने 1,44,48। चलिए ठीक है, इसका जवाब तो मैं ले लूंगा और पार्टी के भी प्रवक्ता है, लेकिन प्रियंक जी एक लाइन में बिल्कुल जवाब दीजिए। क्या किसान आंदोलन कोई फैक्टर नहीं है? आपको लगता है इसका कोई असर नहीं होगा विधानसभा चुनाव में? आयुष जी, हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता भाई, वो अपने खेत में हैं और खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं। और जो मैं ये तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में बता दूं, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है जिसमें विपक्ष की पूरी भूमिका है। ये कई बार सिद्ध हो चुका है। जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है और उनका पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ। ठीक है सचिन जी, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार एक स्टेटमेंट रहता कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया, पिछली सरकारों ने ये नुकसान कर दिया था, उसकी भरपाई कर रही। क्या लगातार आप देखिए, केंद्र की 7.5 साल की सरकार और प्रदेश की 4.5 वर्षों की सरकार ने क्या किया है। किसान आज भी धरने पर बैठा हुआ है, लगातार आंदोलनरत है, और लगातार आप देखिए चलिए सचिन जी, मुझे लग रहा है जी सचिन जी जी तो लगातार 600 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई है वहां पर। किसी भी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी नेता ने या किसी मंत्री ने अगर ये उनके मृत्यु पर अगर शोक संवेदना व्यक्त की होती तो हम लोगों को बहुत शांति मिलती। आज ये बता रहे हैं कि विपक्ष इस पर लगा हुआ है, विपक्ष के सारे पर ये सब काम कर रहे हैं। क्या बताइए आप, तीनों बिल किसानों के खिलाफ है। क्या किसानों से अधिक जानकारी किसानों के हितों के बारे में और किसी को हो सकती है? और लगातार आप गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ना की उपज की बात कर रहे हैं, तो वो किसानों की तारीफ करनी चाहिए कि वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनकी उपज लगातार बढ़ रही है और उनको मूल्य ना मिल पाना, ये अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आप बताइए, आप लगातार देखिए, कई वर्षों से इन्होंने जब सरकार में आए थे तो उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश जाकर के बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि गन्ना मूल्य, उन्हें उचित मूल्य देंगे और सबका भुगतान कराएंगे। आज भी कितना बकाया है आप बताइए। लगातार किसान मर रहा है और किसानों पर लगातार कर्ज। बिल्कुल, लेकिन सचिन जी 2 बातें यहां पर इन्होंने कही, मैं चाह रहा हूं कि उसको भी आप साथ में उसका जवाब देते चलें। एक तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के सरकारों में चीनी मिल वहां पर बंद हुई, वहां पर चीनी मिलों को बेचा गया। आप मुझे बताएं, समाजवादी पार्टी सरकार ने कौन सी नई चीनी मिल वहां पर लगाई? दूसरा मुझे ये बताएं कि गन्ना किसानों का जो पेमेंट ये कहते हैं कि बकाया था, जो कि समाजवादी पार्टी का सरकार के समय से बकाया चला आ रहा था, वो पेमेंट आप लोग क्यों नहीं कर पाए किसानों की, अगर इतनी चिंता थी आप लोगों को? समाजवादी पार्टी की सरकार में वो भुगतान हुआ था, वो बात अलग है कि उतना पूरा भुगतान नहीं कर पाए, लेकिन भुगतान तो हुआ है। और रही बात मूल्य बढ़ाने की, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की सरकार ने मूल्य भी बढ़ाए थे उसके। बताइए, उन्हें बड़े बड़े मंचों से
जब आंदोलन चल रहा है लगातार, तो वहां पर किसान ये इस बात को मानने के लिए तैयार भी है कि पिछली अखिलेश जी की जो सरकार थी, उस सरकार में मूल्य भी बढ़कर मिला, और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी लगातार किसानों के हितों की बात करती रही, उस तक कोई नकार नहीं सकता इस बात को। अगर ये कह रहे हैं तो ये सरासर गलत है, इनका गलत आरोप बिल्कुल नहीं है। इस बात से कोई सरोकार जनता का नहीं है, किसानों को कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। ये आपके डिबेट पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्ध कर रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, एक मिल का नाम बता दें जो इन्होंने नहीं लगाई हो। मतलब मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एक मिल बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में नई लगाई हो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना जानती है, झूठ के नाम पे राजनीति करना जानती है। 2014 में भी इन्होंने वादा किया गन्ना किसानों के भुगतान को 14 दिन के अंदर करने का, और 2017 में इन्होंने वादा किया कि 450 रुपए का मूल्य ये देंगे, और इनकी डिमांड थी कि 450 रुपए का गन्ना किसानों को मूल्य देना चाहिए, जहां पे इन्होंने 4 साल तक गन्ना किसानों का 1 रुपए बढ़ाने का काम नहीं किया। और 4.5 साल के बाद जब इनको दिखा कि अब सरकार जब चुनाव में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 25 रुपए का मूल्य वृद्धि की है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। इन्होंने वादा किया था किसानों की आय 1.5 गुनी करने का और 2022 तक 2 गुनी करने का। ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम कर रही है। अभी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब किसान तो खेतों में है और वहां पे सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 11 दर की वार्ता जो इन्होंने की थी, क्या इन्होंने राजनीतिक व्यक्तियों से की थी? क्या इन्होंने किसानों से नहीं की थी? निरंतर प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूँ, तो वो फोन कॉल किससे बात करना चाहते हैं? वो राजनीतिक व्यक्तियों से बात करना चाहते हैं। निरंतर ये किसानों का अपमान कर रहे हैं, निरंतर ये किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और इस नामों से बुला रहे हैं। किसान इनको जवाब देगा। और इन्होंने अभी एक बात और कही थी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कि निरंतर आशीर्वाद दे रहा है किसान इनको। बिल्कुल, ये बात से मैं सहमत हूं, इनको आशीर्वाद मिल रहा है किसान का। और आशीर्वाद की स्थिति ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ये कुर्ता पहन के जाते हैं तो बिना कुर्ते के वापस आते हैं। और ये आशीर्वाद इनको पूरी तरीके से किसानों का मिल रहा है। इनकी स्थिति ये बिना सिक्योरिटी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की जो रैली हुई थी, वहां पे स्थिति ये थी कि पीएसी बुला के छावनी बनवानी पड़ी थी इनको, और किसान नेताओं के घरों को इन्होंने किले में तब्दील कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो जनता के बीच में जाने की स्थिति में आज नहीं रही है। सरकार बनाने की तो बात ही भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा आप समेट चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर दोबारा तो नहीं आएगी। इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, किसानों ने समझे, व्यापारियों ने समझे, युवाओं ने समझे, और इनको एक मौका दिया था। ये खो चुके हैं पूरी तरीके से। और अब इनको ना तो इनको प्रदेश के अंदर इनकी सरकार बनेगी, और 2024 में केंद्र की भी सरकार इनकी विदा होने का काम है। चलिए, प्रदीप सिंह जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। प्रदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से जब हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, क्या किसान फैक्टर या किसान आंदोलन आपको लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती है कम से कम मौजूदा पार्टी के लिए? प्रदीप सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, प्रदीप जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। प्रियंक जी, आप जवाब दें। आयुष जी, हमारे जो सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे ये बताए ना कि 29,000 करोड़ का बकाया हम छोड़ के गए थे कि ये छोड़ के गए थे? ये पूरा प्रदेश जानता है और सारे किसान भाई जानते हैं। रही बात किसान आंदोलन की, भाई भानु प्रताप जी ने जो बात कही थी उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। जो किसान गुट के नेता हैं उन्होंने पहले ही ये बता दिया था। रही बात की 11 राउंड की बात जो हमारे आरएलडी के भाई ने कही, आरएलडी के प्रवक्ता भाई ने कही, 11 राउंड की वार्ता हमने की, बिल्कुल की, और जिससे लगभग सारे किसान गुट के नेता हमारी बातों से संतुष्ट हुए। उन्होंने लगभग अपना आंदोलन वापस लिया। और मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो चाहे जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। आप अनाजों की देख लीजिए, गेहूं की खरीद देख लीजिए, आंदोलन चल रहा है, गेहूं की खरीद देख लीजिए, वो चाहे धान की खरीद देख लीजिए। अरे धान के क्रय केंद्र नहीं खुले अभी तक, क्या खरीद देख लें आपकी, कृपया करके अरे हर 10 किलोमीटर पर क्रय केंद्र खुले हैं, हर 10 किलोमीटर पे। और हमने जो अनाज खरीदा उसका 72 घंटे के अंदर भुगतान करके दिखाया।
समाजवादी गवर्नमेंट ने जितना धान 5 सालों में खरीदा था उसका दुगना हमने खरीद कर दिखाया। हमने एक साल में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर दिखाया। ऐसे ही हवाई बातें करते नहीं। हमने लगातार काम किया है और हम काम करते रहेंगे। और आप लोगों को, आप जनता इसीलिए लगातार आप लोगों को बाहर बैठाने का काम किया है, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 19 हो, और 22 में भी जनता पूर्ण आशीर्वाद हमको देने जा रही है। लेकिन प्रियंक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक बात कह रहे थे रोहित जी, व्यापारी हो चाहे जो भी हो। प्रियंक जी, अभी रोहित जी एक बात कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये कह रहे हैं कि किसान आपके साथ में है या वहां की जनता आपके साथ में है, तो फिर आपके नेताओं के ऊपर वहां पर जाने पर पाबंदी क्यों लग रही है? क्यों वहां पर उनके ऊपर हमले हो जाते हैं? क्यों उनको रोका जा रहा है? वहां पर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? फिर वहां पर क्यों विरोध हो रहा है? आयुष जी, मैंने ये कहा ना कि ये राजनीति से प्रेरित है और वो विपक्षी पार्टियों की ये राजनीतिक साजिश है जिसका ये परिणाम सामने आ रहा है। लेकिन हम उससे चिंतित नहीं हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं और हमें काम का आशीर्वाद मिलेगा और जनता पूर्ण आशीर्वाद हमें देगी। और आप ये देख लीजिए, हम हमेशा जो संकल्प लेते हैं हम उसकी सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। और आप चारों ओर प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, चारों ओर विकास की गंगा बह रही है कि लगातार विकास की गंगा बह रही है और हर तरफ काम हो रहे हैं। हर तरफ आपको हर चीज, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो किसान भाइयों का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों का नहीं ठीक है। लेकिन प्रियंक क्योंकि आज किसान का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा किसान के ऊपर बात, क्योंकि आपने कहा कि आप किसान की आय को बढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए किसान की आय कैसे बढ़ी, क्या बढ़ा पाए आप किसान की आय? अगर आपने कहा था कि आप गन्ना मूल्य को बढ़ाएंगे, 450 तक ले जाएंगे, तो आप उसमें सिर्फ 25 रुपए का इजाफा कर पाते हैं। ये जो फैक्टर हैं ये तो काम करेंगे ना, क्योंकि यही वादा करके आप आए थे। और अगर आप इसको पूरा नहीं कर पाए हैं तो फिर वो किसान आपके साथ कैसे आएगा? अगर इस किसान आंदोलन को मैं एक फैक्टर ना भी मानूं तब भी वो किसान आपके साथ कैसे खड़ा होगा? आयुष जी, मैंने पहले ही बताया कि पुरानी सरकारों ने व्यवस्थाओं को इतना खोखला कर रखा था, इतना जर्जर कर रखा था कि हमारा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था। आज लेकिन किसान खुशहाल है और किसान लगातार, आप देख लीजिए, गन्ना भुगतान पर ही आइए, आज की डेट में 90% से ज्यादा भुगतान हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि नए पेराई सत्र के बाद हम लगातार जो भी बीच में 2 साल, आप जानते होंगे कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान था, उससे हमारा देश और प्रदेश भी परेशान था। इसको देखते हुए भी लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। चीनी का जो भी स्टॉक उत्पादन हुआ वो हमारे पास रखा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें बंद हुई थी, अब वो सुचारू रूप से चलने की प्रक्रिया में है। जो भी स्टॉक होगा वो बिक के गन्ना किसानों का भुगतान होगा। और आप आज देख लीजिए, हमारी नीतियों की वजह से ही, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आम हो, चाहे आंवला हो, हर चीज में हम नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदीप जी का मैं एक बार रुक करता हूं। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, प्रदीप जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सचिन जी, आप जवाब दें। जी देखिए, ऐसा है, किसानों की ऐसी बनती तो सरकार बहुत है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सच्चाई ये है कि आंकड़े पता नहीं है कि इस सरकार ने कितने किसानों ने आत्महत्याएं की। लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है और जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां भी 600 से अधिक किसान अभी तक मर चुके हैं। क्या इनके किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने एक बात करते हैं कि सचिन जी, अपनी नीतियों के बारे में भी जरा सा विचार करिए कि आपने किसानों के साथ क्या कर रखा था। किसान पलायन करने पर मजबूर हो गया था। आज लगातार किसान अपनी खेती को बढ़ा रहा है, अपने रोजगार को बढ़ा रहा है, अपने खेतों में खुश है। जनता ऐसा है, बौखलाएं अभी नहीं, अभी पता लगेगा तो चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में किसानों ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। और ये आंदोलन जिसको आप खालिस्तानी और आतंकवादी अभी बता रहे हैं, इन लोगों ने आपके बिल्कुल साबुत में सचिन जी, ये तो अभी 2022 में जनता तय
करेगी। और सुन लीजिए, आपने इतना ही काम किया होगा तो 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार से 40 सीटों पर आप पहुंच गए थे। ये आपकी नीतियों की वजह से है और अपने कार्यों को आज किसान हमारी सरकार में ये कहता है न केवल हमारी आय प्रियंक जी एक एक करके ट्रैक्टर और ट्राली के साथ खड़ी हुई ट्राली के साथ जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो वापस वैसे ही मायूस होकर आ रहा है, कुछ भी उसे हासिल नहीं हो रहा है। अगर आप इतनी बड़ी बात क्रय केंद्र खुले हैं तो आप बताइए क्रय केंद्रों को क्या मिल रहा है उन्हें? अगर लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ ये किसान लड़ रहे हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ रहे हैं, तो आप दे दो न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्यों नहीं दे रहे आप? लिखित में क्यों नहीं दे रहे? डर है, भय है, क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं है, साफ नहीं है। आपकी नीयत और नीयत दोनों खराब है। इसी से आप भारतीय जनता पार्टी अब बाहर होने वाली है प्रदेश से, और इसे भारतीय जनता पार्टी के एलआई ने पूरा इन्हें बता दिया है कि बाहर होने वाली है। हम लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के और हमारे गठबंधन के लोग सब जानते हैं ये लोग बाहर होने वाले हैं। लगातार इन लोगों की बौखलाहट ये साफ बता रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव की तैयारियों में लगातार लगी हुई है और बौखलाहट साफ बता रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इससे आप परेशान न हो, किसानों को भी उचित मूल्य मिलेगा, गन्ना भुगतान भी होगा, अखिलेश जी की सरकार में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसान भी खुशहाल होगा। आप परेशान न हो, झूठे पर कोई भी आंकड़े रखने से कुछ होने वाला नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सचिन जी अभी तक प्रदीप आप जी लोग चलिए एक आइसोलेशन सेकंड में थे और 22 के चुनाव के बाद फिर आइसोलेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इंतजार सब कर रहे हैं भाई, सब इंतजार कर रहे हैं, 2022 में फिर जवाब देंगे। सब इंतजार कर रहे हैं, सब 22 का इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड पहले प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रदीप जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रोहित जी एक सवाल यह भी है, क्योंकि 17 और उसके बाद 19 दो चुनाव इनके बीच में हुए, एक लोकसभा और एक विधानसभा का चुनाव। अब ये 22 में ऐसा क्या बदल गया कि आप लोग इतना आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम किसान आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। देखिए पिछले 70 सालों से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को छूने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर आने नहीं दिया, पर ये निरंतर झूठ बोलते रहे, जुमले अपने लपेटते रहे और जनता को गुमराह करने का काम करने में ये व्यस्त रहे, जो कि ये सक्सेस हो गए 2014 में। उसके बाद प्रदेश की जनता ने इनको एक मौका दिया, इनके झूठे जुमलों से प्रभावित होके, इनके झूठ से प्रभावित होके, जो इनका झूठा मैनिफेस्टो था उससे प्रभावित होके जनता ने इनको। अच्छा, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व 3 बार भाजपा सरकार बनी तो वो आपने बनाई थी, हमको लगता है। आपको राजनीतिक समझ, मुझे आयुष जी मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं है प्रियंक जी, अटल बिहारी वाजपेयी तक भी जाने की जरूरत नहीं। और आप मुझे ठीक है, आप मुझे इनसे ये जवाब पूछिए, आज ये रोहित जी 14 के बाद फिर 19 में कैसे आ गए? सीट देने को तैयार नहीं। वाजपेयी सरकार ने क्या किया था ये आगे मोदी जी को बताओ ना। मोदी जी कहते हैं 70 साल में कुछ किया नहीं, योगी जी कहते हैं 70 साल में कुछ किया नहीं। रोहित अरे एक सेकंड, मुझे बताइए ना, जनता ने आपको एक सीट क्यों नहीं देना? ठीक समझा, हमारी आज आप एक सीट के मोहताज हैं, जनता आपको नकार चुकी है। आप मुझे ये बताइए। नहीं रोहित जी, मेरा सवाल इसीलिए था ना कि क्या बदला है, मैं यही समझना चाह रहा था आपसे। रोहित जी देखिए 14 में आपने कहा कि जनता ने इनको बाहर बिठा के रखा, उसके बाद इनको वापस ले आए। फिर 17 का चुनाव होता है, आपने कहा कि जनता ने इनको मौका दे दिया क्योंकि उन्होंने बरगला दिया, और उसके बाद फिर 19 में ये कैसे वापस आ गए? हाँ, तो 19 में कैसे आ गए? अगर 14 में आए, बरगलाया, 17 में आए, तो फिर 19 में कैसे आ गए वापस? और अब उसी आधार पर कह रहे हैं 22 में भी आ जाएंगे। नहीं, उस आधार पे नहीं आएंगे। देखिए 19 में भी ये कहीं मार्जिनली जीते थे, ये पूरा देश जानता है, मार्जिनली जीते थे, किसी भी तरीके से ये सत्ता में वापस नहीं आए थे। इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। ये तो बहुत, ये नया ज्ञान पता चला मुझे। प्रचंड बहुमत की सरकार को आप कह रहे हैं मार्जिनली जीत के आए। प्रचंड बहुमत है, 303 की सीटें प्रचंड बहुमत हो गया। बात करने लग जाते हैं। प्रचंड बहुमत 2/3 बहुमत को कहते हैं। 303 सीटों को प्रचंड बहुमत नहीं कहते। 284 सीटों के लिए बहुमत के लिए 303 सीटें हैं इनकी। 303 सीटों को प्रचंड बहुमत नहीं कहते हैं। अपने ज्ञान को सुधार के रखिए, अंधभक्त मत बनिए, गोदी मीडिया की कैटेगरी में मत जाइए। 283 सीटों को बहुमत आता है, 303 सीटों को प्रचंड बहुमत नहीं कहते। ठीक है, मुझे लगा प्रचंड बहुमत वो होता है जिसमें एक भी सीट ना आए, मुझे तो ये जानकारी थी।
अच्छा चलिए अपनी जानकारी अब मेरी जानकारी आपने दुरुस्त करी है कि जो 303 सीटें हैं वो प्रचंड बहुमत नहीं होता आपके हिसाब से, जो है वो कम से कम 400 होना चाहिए, वो 400 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप शून्य पर कैसे चले गए? वो कौन सा बहुमत था? वो मार्जिनली जीते, जैसे भी जीते, शून्य पर क्यों चले गए? हाँ मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 2022 में जाने से पहले आज अपनी जनता के बीच में नहीं जा पा रही है। विधायक और सांसद अपनी जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, कुर्ता पहन के जाते तो गाड़ियों पे काली कुतवा के वापस आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों की स्थिति है कि बिना सिक्योरिटी के अपनी जनता के बीच में जब नहीं जा पा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 2022 से पहले क्या बदलने वाला है। सब कुछ बदल चुका है, जो कुछ है जनता इनको समझ चुकी है। किसान आज 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुका है। ये तो कहने की बात ना, मैं तो इसीलिए एनालिसिस आपने कहा ना कि देखिए 17 में इन्होंने झूठ बोला, 14 में इन्होंने झूठ बोला, लेकिन 19 में आप नहीं बता पाए। आप तब यहां पर आ गए कि ये तो मार्जिनली जीते थे वहां पर। मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं आपको बता तो रहा हूं। 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया। जो इन्होंने जो जीत जाए वो गुमराह, मतलब अगर आप जीत करके आएंगे तो आप जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। अरे तो अब क्यों नहीं जनता के बीच में जा पा रहे हैं, ये तो बताइए ना। कहां नहीं जा पा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में तो जा रहे हैं, बाकायदा रैली हो रही है, तमाम वहां पे नेता लोग घूम रहे हैं। मुझे दिखाइए कहां नहीं जा पा रहे हैं। रैली करेंगे, एसी लगा के रैली कर रहे हैं। अरे सिक्योरिटी तो हमेशा होती है। कौन सा मुख्यमंत्री बिना सिक्योरिटी के जाता है? मुझे बताइए भाई, कौन सा मुख्यमंत्री बिना सिक्योरिटी के जाता है? नहीं, अरे ठीक बात है। अब आप ये समझ के चलिए, चौधरी चरण सिंह जाते थे बिना सिक्योरिटी के, चौधरी अजीत सिंह बिना सिक्योरिटी के। चौधरी चरण सिंह का जमाना भी अलग था ना। अब चौधरी चरण सिंह का आप जिक्र करेंगे तो फिर अभी अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम पीछे जाना शुरू कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है ना, वो आदमी जाएगा, लोगों के बीच जाएगा तो सिक्योरिटी तो होती है ना, सिक्योरिटी तो रहेगी वहां। अभी आपने पूछा कौन सा मुख्यमंत्री जाता तो मैंने आपको बताया चौधरी चरण सिंह जाते थे बिना सिक्योरिटी के अपनी जनता के बीच में। अपनी जनता के बीच में जाने में डर काहे का है? अपनी जनता के बीच में तो डर प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। मुझे लगा इतनी जानकारी आपके पास में है। ठीक है प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर से जो किसान का फैक्टर है? अब देखिए, 2017 की बात करो, 2019 की बात करो, 2014, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार, बदले में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देशद्रोही करा दिया, आतंकवादी करा दिया, गाड़ियों के नीचे कुचलने की बात की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का निर्णायक उनका वहां के किसानों को आपने क्या दिया? आपने बिजली महंगी कर दी, खाद की करा दी, गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं मिला। ये सारी चीजें आपने लगातार कहीं दोहन किया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अगर कोई खड़ा रहा है, कोई पार्टी खड़ी रही, कोई नेता खड़ा रहा, तो श्री राहुल गांधी खड़े रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी लगातार किसान हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ छल किया। और उसके बाद जब स्थिति बनती है, उन्होंने एजेंडा सेट करने का प्रयास किया। कभी सहारनपुर के नाम पर, कभी हरियाणा के नाम पर इन्होंने एजेंडा सेट करने का प्रयास किया। और सामाजिक बंटवारे की बात, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाम ने समझ लिया है कि जो सरकार किसान हितैषी नहीं है, जो सरकार युवा हितैषी नहीं है, जो सरकार महिला हितैषी नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और निश्चित तौर पर उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ। प्रियंक जी, जवाब दें आप। कांग्रेस पार्टी के साथ तो जनता इतनी ज्यादा साथ है इनके कि अभी पूर्व के लोकसभा चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। आखिर उनको उत्तर प्रदेश फाइनली छोड़ के जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस की एक लोकसभा सीट है और जो जनता अगले लोकसभा चुनाव में वो भी इनसे वापस ले लेगी। और ना कोई ढांचा है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई संगठन है। आपके इसी अहंकार का जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम अपनी सरकार की बात कर, आप अहंकारी हो चुके हैं। हमें अहंकार नहीं है, हम तो सेवक हैं, हम सेवक हैं जनता के। अहंकारी तो आप हो चुके थे। अहंकार तो आपको जनता ने आपको वो जवाब दिया कि आज आप विपक्ष
विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने की भी आपको दिक्कत हो रही है। प्रदीप जी, अहंकार आपको है, हम जैसे सेवक को नहीं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। और आपको जनता ने 10 वर्ष में आपने जो पाप किया था, आज जनता आपको उस मुकाम पर लेके आई है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट है। आपके राहुल गांधी को प्रदेश छोड़ना पड़ा। आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। अमेठी जो उनकी पारंपरिक सीट थी, वहां से भी जनता ने उनको नकार दिया। निश्चित तौर पर जब राजनीतिक दल चुनाव में जीत अगर उन्होंने हासिल नहीं की है तो क्या जनता के सरोकारों से उनका कोई फायदा, कोई नाता नहीं रहता? इन मुद्दों को उठाना क्या छोड़ दिया जाना चाहिए? इतने अहंकारी आप हो जाएंगे, आपको 2 सीटों से बढ़कर आगे गए थे। बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। चलिए ठीक है, लेकिन प्रियंक जी एक जो मूल सवाल है उस पर मैं फिर आता हूँ। प्रियंक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ठीक है लगातार हिंसक बातें करते हो। प्रियंक जी, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आपके जनप्रतिनिधि नहीं जा पाएंगे, जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, विरोध चाहे जिस वजह से भी वहां पर हो रहा हो, कैसे जनता आपके साथ जुड़ेगी? देखिए आयुष जी, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है, और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्र में हैं और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। हम अपने पूरी विकास की यात्रा को जो हमने पिछले 4.5 सालों में किया है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैं खुद बताऊं, मैंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा मैंने स्वयं किया है उनके साथ। और ये रोहित जी बता रहे हैं जनता घुसने नहीं दे रही है, पता नहीं कहां किस दुनिया में ये लोग रहते हैं। एक्चुअली कोरोना के पूरे पीरियड में ये अंदर रहे, जनता के सुख दुख से इनका कोई सरोकार नहीं है। लगातार धरती पे हम उतरे, धरती पे उतरने की आपको जरूरत है। आप बाहर निकलिए, हम लगातार बाहर हैं और हम 4.5 साल हम लगातार जनता की सेवा ही कर रहे हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं। चाहे हमारी सरकार हो चाहे संगठन हो, वो लगातार जनता के बीच में रहती है और हम जनता के सेवक है और जनता की सेवा कर रहे हैं। आप अपनी चिंता करिए, जनता ने आपको एकदम नकार दिया है और आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। रोहित जी, आप लगातार रहे हो और जनता लगातार आप लोगों को नकारती चली आ रही है और हम लगातार सेवा कर रहे हैं और जनता लगातार हमको आशीर्वाद दे रही है और भविष्य में भी वो हमें आशीर्वाद देगी और उसी आशीर्वाद के साथ हम पूरा उनकी सेवा करने पिछले अगले 5 वर्ष के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सचिन जी, लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान अगर आप लोग कर नहीं पाए तो वो गन्ना किसान तो आपसे पूछेगा ना कि ये भी नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर पाए, अब आप पर क्यों करेंगे वो भरोसा? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा भुगतान कर दिया? तो 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात की थी इन्होंने, और अदरवाइज इन्होंने कहा था कि ब्याज देंगे, 1 रुपए का ब्याज दिया और 4 साल में तो बता देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, फिर तो उनके पास कोई और तीसरा ऑप्शन होना चाहिए ना। आप छोड़ के क्यों गए थे भुगतान? आप क्यों छोड़ के गए थे? आप क्यों छोड़ के गए थे रोहित जी? आप क्यों छोड़ के गए थे? और वैसे भी मेरा ये सवाल सचिन जी से, मुझे लग रहा है कि आप तो एक लोग बोलने फिर सचिन। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों का भुगतान भी किया था और किसानों का मूल्य भी बढ़ाया था। वो बात अलग है कि पूरा भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन लगातार किसानों के हितों के लिए आदरणीय अखिलेश जी ने काम किया है। इसमें कोई झुठला नहीं सकता इस बात को। चाहे आप एक्सप्रेस वे पे देखिए, वो बात सही है कि पूरा भुगतान नहीं हो पाया, तो उसी तरीके से तो ये भी कह रहे हैं कि जो भुगतान नहीं हुआ उसको भी भुगतान करेंगे। अभी हमारे पास समय है, 3-4 महीने काम करेंगे लगातार मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा, पूरे देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया है। उसमें आप देखिए कि उसमें किनारे, एक्सप्रेस वे के किनारे मंडियां बनाई थी। उन मंडियों का काम जब से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। उसमें पिलर खड़े हुए हैं, बाउंड्री भी है, लगातार उसमें बहुत बड़ा किसानों का फायदा होने वाला था। आम की मंडी थी, आलू की मंडी थी, उसमें प्रत्येक चीज की मंडी बनाई गई वहां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष भावना के चलते उसको वहीं रोक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया? समाजवादी पार्टी ने लगातार मेडिकल कॉलेज बनाए, लगातार एक्सप्रेस वे बनाए, लगातार सड़कें अच्छी कराई, लगातार रोजगार दिए, लगातार 102 नंबर एम्बुलेंस, 108 नंबर एम्बुलेंस और 1090 की व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लगातार आप देखिए, कहीं भी जाइए, 100 की बात कीजिए, आप लगातार विकास किया। आप कहीं भी अखिलेश जी को पीछे नहीं देख सकते। और इन्होंने अभी कहा अपराध के मामले में देखिए,
आप बताइए पूरे देश में कभी भी कितने मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन आप बताइए कोई मुख्यमंत्री ऐसा कराता है कि अपने ही मुकदमे वापस लिए जाए उनके मंत्रियों के। और अभी जो कुचलने की बात हो रही थी कि किसानों को कुचल दिया है, क्या आप बताएंगे हमारे भाजपा के साथी हमें बताएं, क्या वो मंत्री हट गए हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मंत्री ने किसी नेता इनके खिलाफ कोई बात उठाई है? किसी ने आवाज नहीं उठाई। पता नहीं क्या चल रहा है। अभी देखिए आप पद्मश्री दे दिया है उन्हें कंगना रनौत जी को, और वो हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को बता रहे हैं कि वो आजादी की क्या देखिए अब हो क्या रहा है देश। और कोई भी भाजपा का नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई आप देखिए, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, और डीजल पेट्रोल जब महंगा होगा तो फिर प्रत्येक वस्तु महंगी होगी देश में। लगातार महंगाई पे नहीं कोई बोलना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई पे नहीं बोलना चाहते, डीजल पेट्रोल पे नहीं बोलना चाहते, खाद बीज पे नहीं बोलना चाहते, आप रोजगार पे नहीं बोलना चाहते। क्या करना क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है? पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना रखा है कि जिसमें कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं लांघ दी है लोगों ने। और बात करते हैं कि प्रदेश की जनता हमें बहुत आशीर्वाद दे रही। क्या आशीर्वाद दे रही? क्यों झूठ बोलते हो? आशीर्वाद क्या आशीर्वाद देगी आपको? लगातार लाखों की संख्या में किसान आंदोलनरत हैं और लगातार बैठे हुए हैं और लोग मर रहे हैं लगातार। कोरोना काल की बात करिए आप, दवाएं नहीं मिली, ऑक्सीजन। आप गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में 2 साल पहले की बात है जब वो सिद्धार्थनाथ जी, आप देखिए 62 बच्चों की ऑक्सीजन की अभाव में 62 बच्चों की मृत्यु हो गई। आप उस पर नहीं बोले, आप डीएम साहब को सस्पेंड कर दिया। क्या आप बताइए सिद्धार्थनाथ जी के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया गया? वो पूरे विश्व में तारीफ की जा रही है इसकी। आज उत्तर प्रदेश ने कोरोना मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अच्छा कार्य किसी सरकार ने किया तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। क्या बात कर रहे हैं? और पूरे कोरोना काल में जनता आपको ढूंढ रही थी और आप सब लोग आइसोलेशन में थे। खाली टीवी पे बैठ के डिबेट कर देने से और बड़ी बड़ी बातें करने से सचिन जी लगातार मर रहे हैं। जनता के हितों का काम नहीं होता, उनके लिए कार्य करना पड़ता है। और पूरे उत्तर प्रदेश ने आपको देखा है और जिसका परिणाम आपको 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और आज आप बाहर निकलिए और घर से देखिए कि आपको पता है कि जनता ने कितना आपको पता चला है कि समाजवादी पार्टी हमें दे रही है। आप बाहर निकल कर देखिए, बनने जा रही समाजवादी पार्टी लगातार। चलिए, और आप देख रहे हैं लगातार, और फिर भी ठीक है रोहित जी, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि किसानों की असली लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश की जनता ने देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, बहुजन समाज पार्टी को भी देखा। अब कांग्रेस चूंकि उनकी लड़ाई लड़ रही इसलिए वो लोग आश्वस्त हैं। कांग्रेस कह रही उसने अपनी भूमिका को निभाया। नहीं, हर पार्टी को आश्वस्त होना ही चाहिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं मुझे, क्योंकि आज सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे ना, हम कांग्रेस पार्टी से पूछ के क्या करें? कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में। अरे वोट लेने के लिए जब जाएंगे दोनों लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे, तो सवाल तो मेरा ये है ना कि आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगी जनता? आपके ऊपर कैसे करेगी भरोसा जनता? ये सवाल तो पूछेंगे ना। हाँ, नहीं, जनता पूरी तरीके से समझदार है और जनता समझ चुकी है कि कौन जाति। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी ने कहा ये कि देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी देखा, क्योंकि आप लोग भी पूर्ण भुगतान तो कर नहीं पाए, आप लोग भी किसानों की आय को दुगुना तो कर नहीं पाए, किसानों की सारी समस्याओं को आप भी दूर नहीं कर पाए, तो आप कांग्रेस एक ऑप्शन के तौर पर है, इसलिए ये सवाल। सुन तो लीजिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वादा किया था कि 450 रुपए का रेट देंगे गन्ना किसानों को, जो इन्होंने नहीं दिया, मतलब किसानों को ठगा। इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान करेंगे, आज भी 16,000 करोड़ रुपए का बकाया है, किसान को ठगा। इन्होंने कहा था 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो हम ब्याज देंगे, वो ब्याज आज तक 1 रुपए का ब्याज दिया। और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे तो बता दें, तो इन्होंने किसानों को ठगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां से ये आंकड़ा लेके आते हो रोहित भाई? आप मुझे भी बताओ, मैं भी किस यूनिवर्सिटी से। चलिए रोहित जी, लेकिन मुझे ये बता देना कि आपके पास क्या खाका है भाई? किसान तो परेशान था ना, ऑलवेज परेशान था, ऐसा तो था नहीं कि किसान की समस्याओं का समाधान हो गया था। 4.5 साल में एक भी चीनी मिल नहीं लगाई हो, उसका नाम बता दे भाजपा प्रवक्ता। 3 बार आपके चैनल पे अभी चाहिए ना, चीनी मिल चाहिए ना, आप ही के क्षेत्र में है, आप जाइए देखिए। तो
नाम नाम जो आप हवा लोगों में ने, नहीं, आपके नाम बताओ, सहयोगियों नाम। ने बेच डाला गन्ने था, का- बंद गन्ने का- कर दिया था, गन्ने का उसको मूल्य हम पता है? चला रहे हैं। भाजपा को पिपराइच गन्ने चीनी का मिल मूल्य जाइए जो ना, रखता है, कह तो किसानों को रहा पता हूँ, है। सुनाई नहीं पता है नहीं ना? रोहित भाई, ये अरे बात गन्ने आपको का सुनाई भी न्यूनतम नहीं मूल्य देगी, पता है। क्योंकि बताया गन्ने ना का मैंने, न्यूनतम मूल्य सुनिए पता तो। है, रेट पता है, अरे गन्ने का नहीं पता। मुंडेवा जाइए ना, पिपराइच रेट पता है चाहिए कि तो नहीं पता है? पिपराइच, अरे रेट पता है कि नहीं पिपराइच पता है? चाहिए और मुंडेरवा, चीनी मिल का नाम- अरे हमें मैं सब चीनी पता मिल का है। नाम बता आप पाएंगे बताइए, आप कि कहाँ गन्ने से का रेट आंकड़े नहीं लाते बता हो, पाएंगे। किस यूनिवर्सिटी और से? यहाँ पे आके बात कर रहे हैं और किसान हितैषी होने अरे की। हम अब हर आपके चीज सामने बताने मैंने रहे रिपोर्ट करके रख और दिया है। लगातार अरे जनता गन्ने का की रेट बात बताओगे? करते हैं और चाचा, हमें हर गन्ने चीज का रेट पता है, बताओगे? लेकिन पता नहीं किस गन्ने किस का रेट आंकड़े बताओगे? से। अरे गन्ने का रेट काका, क्या है? आप मुझे ये समझाओ ना, गन्ने अरे का रेट रेट बता पूरा दो, प्रदेश जानता रेट, क्या गन्ने है। का रेट। और सुनिए, गन्ने का रेट। गन्ने का आपके भुगतान सामने कितना भाजपा किया है ये भी हम प्रवक्ता जानते बोल हैं, रहे हैं। गन्ने का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है वो भी हम जानते हैं, और किसकी वजह से बढ़ा है वो भी हम जानते हैं। आप अपना चिंता करिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों की बात करते हो, कहा नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, कहा उसका आधुनिकीकरण हुआ और कहा वो बढ़ी है, आपको यही पता नहीं है और आप चले आए यहाँ डिबेट करने। आप मुझे बताइए ना, आपकी स्थिति जनता देख चुकी है। चलिए और ठीक है, आप लोग के आरोप लगातार प्रत्यारोप के जनता- बीच में चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान फैक्टर काम करेगा या फिर नहीं, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, ये है कि जो मुद्दे उठ रहे हैं उसका जवाब कैसे पार्टियां देती हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।